हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशन में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एक नया पैसेज। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा पैसेज आप सभी की स्क्रीन्स पर। One way government can decrease air pollution is to impose a tax on industrial carbon dioxide emissions. But why should governments consider a carbon tax when they could control emissions by establishing energy efficiency and conservation standards, by legislating against coal use, or by increasing investment in nuclear? तो ये लाइन हमसे कह रही है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकती है इंडस्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इंडस्ट्री से उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकती है। बट उस टैक्स को इम्पोज करने का पॉइंट क्या है? जब जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, इस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बना सकती है। तो इस चीज़ के लिए कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स बना सकती है गवर्नमेंट। उस पर एक तरीके से जो कोल यूज़ है उसको कम करके न्यूक्लियर में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के जब गवर्नमेंट ये चीज़ कर सकती है तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों इम्पोज करे? The great virtue of such a tax is that it would provide incentives for industry to achieve emission reductions. इस टैक्स की एक चीज़ अच्छी होगी कि एक तरीके से जो इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, मतलब कि इंसेंटिव्स मिलेंगे कि वो एमिशन रिडक्शन जो है उसको करे, कम करे। मतलब एक तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज से निकल रही है, अगर उनके स्टैंडर्ड्स कम कर दिए, उसकी एमिशन कम हो गई अगर, तो एक तरीके से इन इंडस्ट्रीज को एक कोई ना कोई इंसेंटिव्स मिलेंगे। Because oil emits more carbon dioxide per unit of energy generated than does natural gas and coal, more than oil, a carbon tax would vary with the type of fuel. बेसिकली इसमें यह भी बोला गया है कि जो ऑयल है वो एक तरीके से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है रादर देन नेचुरल गैस या फिर कोल, तो इसीलिए जो कार्बन टैक्स है वो टाइप ऑफ फ्यूल से भी वैरी करेगा। Such a tax would induce in industry to substitute less polluting fuels for those carrying a higher tax and also to reduce the total use of energy. बेसिकली अगर ऐसा टैक्स इम्पोज कर दिया गया तो जो इंडस्ट्री है वो अपने आप ही लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कि उनको सब्स्टिट्यूट कर लेगी ताकि उनको हायर टैक्स ना पे करना पड़े, और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो टोटल यूज ऑफ एनर्जी है वो भी रिड्यूस होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। However, it is not clear how high such a tax should be or what its economic and environmental implications would be. बेसिकली जो ये टैक्स का सोचा गया है तो अभी तक ये चीज़ नहीं पता कि ये टैक्स कितना हाई होगा या फिर इसके क्या इकोनॉमिक या फिर इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। At first glance, it is not difficult to estimate roughly the size of the tax needed to effect a given level of emission reduction. Basically, अगर हम ऊपर से देखें तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप रफली टैक्स का साइज डिफाइन कर सको। मतलब अगर हम रफली एस्टिमेट करें तो ये काफ़ी इजी चीज़ है कि एक तरीके से जो साइज ऑफ टैक्स है जिससे एमिशन रिडक्शन होगी वो पता लगाया जा सके। One writer estimates, for example, that a tax of 41% on the price of coal, 33% on oil, and 25% on gas would reduce the United Kingdom's emission by 20%. Using the 1988 as the base year. बेसिकली एक राइटर है जिसने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर 40%
लगाया जाए टैक्स कोल के प्राइस पे, 33% लगाया जाए ऑयल के प्राइस पे और 25% लगाया जाए गैस के प्राइस पे, तो बेसिकली जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें जो एमिशंस होती है वो 20% से कम हो जाएगी। और ये चीज़ 1988 को बेस ईयर लेकर करी गई है। बाय द ईयर 2005 the target recommended by the 1988 टोरंटो कॉन्फ्रेंस, बेसिकली ये टोरंटो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1988, उसमें बेसिकली ये टारगेट रिकमेंड किया गया था। It should be noted, however, that these numbers ignore the effect of the tax on economic growth and hence on emissions, and assume that the past responses to a price rise were replicated in the future. बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये टैक्स का इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो इफेक्ट होगा उस चीज़ को एक तरीके से निगलेक्ट करते हैं, उस चीज़ को एक तरीके से इग्नोर करते हैं, और बेसिकली जो एमिशंस का इफेक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे उस चीज़ को एक तरीके से ये इग्नोर किया जा रहा है। और ये एज्यूम करते हैं कि जो पहले रिस्पॉन्सेज मिले हैं हमें प्राइस राइज पर वो फ्यूचर में जाकर बदल जाएंगे। These numbers are also based on the assumption that all countries will behave cooperatively in imposing a carbon tax. बेसिकली ये एक और एजम्पशन पे बेस्ड है ये नंबर्स कि जो सारी कंट्रीज हैं वो सब की सब इक्वली सपोर्ट करेंगी कार्बन टैक्स को इम्पोज करने में। तो ये भी एक एजम्पशन है जिसके ऊपर ये नंबर्स निकाले गए हैं। There are very strong reasons to believe that cooperation would be difficult to win. If most countries cooperated, then any country that chose not to cooperate would be advantaged. Now how? It would have no abatement costs and the effect on the environment of its defection would be relatively small. Because of this free rider effect, cooperation on a scale needed to reduce carbon dioxide might prove elusive. बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि जो कॉपरेशन है सारी कंट्रीज में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू विन। अब इसके स्ट्रॉन्ग रीजंस में आता है कि अगर मोस्ट कंट्रीज मान गई और कोई ऐसी कंट्री है या कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो नहीं मानी, तो बेसिकली वो एडवांटेज में रहेगी बिकॉज उनको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी और जो इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट का वो बेसिकली काफ़ी ही कम हो जाएगा। तो इस चक्कर में देयर आर चांसेस कि सारी कॉपरेशन करना हर कंट्री से एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। Should countries act unilaterally to curb emissions? Should countries act unilaterally to curb emissions? Question mark. If a country were to act unilaterally, the benefit would be spread across the globe, whereas the cost would fall solely on the country taking the action. The action would reduce emissions globally, and the effect of this would be to reduce the benefit other countries would receive if they reduce the emissions. As a consequence, other countries would have less incentive to reduce emissions and would probably emit more carbon dioxide than they would have if the unilateral action had not been taken place. The entire effect of the emission reduction may not be lost, but it would surely be diminished by this free riding behavior. बेसिकली कि जो कंट्रीज है उनको यूनिलेटरली एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें किसी कंट्री की जो यूनिलेटरली यानी अकेले एक तरीके से एक्ट कर रही है,
तो जो बेनिफिट होगा वो बेसिकली पूरे ग्लोब में मिलेगा, बट जो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो सिर्फ वही कंट्री पे करेगी जो ये एक्शन ले रही है। इस एक्शन से ग्लोबली एमिशंस तो कम हो जाएंगे बेसिकली, and the effect of this would be to reduce the benefit other countries would receive if they reduced emissions. एमिशंस रिड्यूस हो गए और बाकी कंट्रीज से ऑब्वियसली उस कंट्री के एमिशंस तो रिड्यूस होंगे ही होंगे, बट इससे ये चीज़ होगी कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनको कम इंसेंटिव मिलेगा टू रिड्यूस एमिशंस, और इसकी वजह से प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि वो पहले ऐसा नहीं करते अगर कोई यूनिलेटरली एक्शन लिया होता तो, ना लिया होता तो बेसिकली इसी बिहेवियर की वजह से जो हमारा पूरा इफेक्ट था एमिशन रिडक्शन का वो हो सकता है कि लॉस ना हो, बट श्योरली बाय द पीरियड ऑफ टाइम इट विल डिमिनिश। ये था हमारा आज का पैसेज। चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। According to the passage, the size of the carbon tax levied on a given fuel would vary with the option A, amount of that fuel used by a particular industry, option B, amount of pollution caused by the fuel being taxed, option C, size of the industries using the fuel being taxed, option D, effect that the tax would have on the country's economy, option E, number of users of a particular fuel at a particular time। पैसेज में ये चीज़ काफ़ी क्लियरली गिवन थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कह रहा है कि अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द फ्यूल बीइंग टैक्स। जैसे कि हमने बात करी थी कि हो सकता है कि ऑयल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, नेचुरल गैस से थोड़ी कम होती है, तो जो टैक्स लगेगा वो टाइप ऑफ फ्यूल पे वैरी करेगा कि उससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर मेंशंस द एस्टिमेट्स ऑफ वन राइटर प्राइमरीली इन ऑर्डर टू। बेसिकली जो ऑथर ने मेंशन करा था एक राइटर के एस्टिमेट्स के बारे में, उसका क्या रीज़न हो सकता है उसको मेंशन करने का। Option A, indicate in a general way that the size that a carbon tax must be for it to be effective. Option B, provide the most accurate information available about the most practical size for a carbon tax. Option C, suggest that the target recommended by the 1988 Toronto Conference is an unrealistic one. या फिर ऑप्शन डी, अंडरमाइन द आर्ग्यूमेंट दैट अ कार्बन टैक्स वुड प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर यूजर्स टू अचीव एमिशंस रिडक्शंस, या फिर ऑप्शन ई, शो हाउ द साइज ऑफ एन इफेक्टिव कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि बेसिकली जो ऑथर ने मेंशन किया था एक राइटर के एस्टिमेट्स के बारे में, तो वो इसलिए मेंशन करा था टू इंडिकेट इन अ जनरल वे दैट द साइज दैट अ कार्बन टैक्स मस्ट बी फॉर इट टू बी इफेक्टिव। बेसिकली बस एक कार्बन टैक्स का साइज क्या होना चाहिए इफेक्टिव होने के लिए, उसको एक जनरलाइज वे में इंडिकेट करने के लिए बताया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following circumstances would most seriously undermine the conclusion such a tax would induce industry to substitute less polluting fuels for those carrying a higher tax? तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए, a fuel tax at the highest rate cost considerably less to buy than fuels tax at lower rates. Option B, the goal set by the Toronto Conference cannot be reached unless each fuel is taxed at a much higher rate.
Option C, the tax on coal represents a much greater cost increase than does the tax on oil or gas. Option D, it is considered that the gas produces even less carbon dioxide per unit of energy generated than was previously thought. या फिर ऑप्शन ई, इट इज डिस्कवर्ड दैट द कोल प्रोड्यूसेस इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड दैन आर प्रीवियसली थॉट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बेसिकली कह रहा है कि जो फ्यूल है जो हाई रेट पर एक तरीके से टैक्स करे गए हैं, दे आर कंसिडरेबली लेस टू बाय देन फ्यूल्स टैक्स एट लोअर रेट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द पैसेज इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेसिकली जो पैसेज है वो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रहा है। ऑप्शन ए, हाउ हाई अ टैक्स शुड a country's government impose on carbon dioxide emissions. Option B, what issues should a country's government consider before deciding whether to impose a tax on carbon dioxide emissions? Option C, what assumptions underlie a country's decision to impose a tax on carbon dioxide emissions? Option D, how can the effects of industrial pollution on the Earth's atmosphere be decreased? या फिर ऑप्शन ई, what can be done to increase the effectiveness of any tax that a country imposes on carbon dioxide emissions? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बेसिकली कह रहा है कि what issues should a country's government consider before deciding whether to impose a tax on carbon dioxide emissions or not? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। In response to the question, should countries act unilaterally to curb emissions, the author would be most likely to contend that a country should, option A, not act unilaterally because although that country would receive some benefits from such actions, other countries would most likely to be harmed by it. Option B, not act unilaterally because unilateral action would have no benefits for other countries. Option C, not act unilaterally because the cost to that country would not be justified by the limited effect that such action would have on industrial pollution worldwide. या फिर ऑप्शन डी, act unilaterally because the country's economy would benefit from the resulting reduction in industrial emissions worldwide. या फिर ऑप्शन ई, act unilaterally because other countries might well be inspired to follow that country's example. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, जो बेसिकली कह रहा है कि जो वो कंट्री कॉस्ट पे करेगी वो जस्टिफाइड नहीं है, जो लिमिटेड इफेक्ट होगा उस एक्शन का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे वर्ल्ड वाइड। इसीलिए जो ये क्वेश्चन में ऑथर ने बोला था कि जो शुड कंट्रीज एक्ट यूनिलेटरली टू कर्ब एमिशंस है, उसका आंसर यही था कि कंट्रीज को एक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is most parallel to the free rider effect mentioned in line 41? Option A, an industry agrees to base itself in a country where there has been little industrial development only if the city will rezone the specific property the industry desires. Option B, because fares for public transportation are rising, a commuter decides to bicycle to work rather than to use public transportation in a city where auto emissions are a problem. Option C, an apartment dweller begins to recycle newspapers even though no one else in the building
does so and recycling is not required by law. Option D, in an area where groundwater has been polluted, a homeowner continues to buy bottled water rather than contribute to a neighborhood fund to combat pollution. या फिर option E, in an area where overgrazing is a severe problem, a shepherd always allows his sheep to continue grazing common field even though his neighbors have agreed to buy feed for their animals until regrowth occurs. तो यहाँ पर हमें बेसिकली बताना है कि जो फ्री राइडर इफेक्ट मेंशन किया गया है इस पैसेज में उससे मोस्ट पैरेलल सिचुएशन कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई। जो ई में बोला गया है कि जैसे कि पैसेज में एक पॉल्यूशन बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम थी, वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि ओवर ग्रेजिंग एक सीवियर प्रॉब्लम है, बट फिर भी एक शेपर्ड है जो अपनी शीप्स को बार बार ग्रेजिंग करने के लिए कंटिन्यू करने दे रहा है, जबकि उसके नेबर्स ने ये चीज़ बोल दी है कि हम तुम्हारी जो भी शीप्स हैं उनको फीड करेंगे जब तक रीग्रोथ नहीं होती। तो ये उसका पैरेलल इफेक्ट हो गया फ्री राइडर इफेक्ट से जो पैसेज में मेंशन था। तो ये था हमारा आज का पैसेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। होप करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।